स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, जो कि एक प्रतिष्ठित अस्पताल में हेड नेफ्रोलॉजी हैं और किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम आपसे बातचीत करेंगे किडनी रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि किडनी की क्या भूमिका है हमारे शरीर में। किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसको मानव शरीर का मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गन बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे इफेक्ट डालती है। मेजर इसका काम इंटरनल मिल्यू, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ठीक रखना, यूरिन बनाना, ब्लड बनाना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना और बोन हेल्थ में इसका मेजर रोल रहता है। जी, आजकल जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हृदय रोगों से ज्यादा किडनी के रोग ज्यादा देखने में मिल रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक रीजन तो ये है कि आजकल डिटेक्शन ज्यादा हो रहा है, ये जांचें ज्यादा डिटेक्ट कर पा रहे हैं किडनी डिजीज। लोगों की आयु बढ़ गई है, लाइफ स्पैन बढ़ गया है। जितना लाइफ स्पैन बढ़ता है, जैसे मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स एंड ऑल में, तो उतने ही ये किडनी डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव। जी, तो डिटेक्शन एक ज्यादा हो रहा है, प्लस जो लाइफ स्टाइल्स हैं, जो रहन सहन है, खाना पीना है, इग्नोरेंस है, वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूट करती है किडनी डिजीज के। जी, आपने मधुमेह की बात की, तो क्या मधुमेह का सीधा सीधा संबंध किडनी के रोगों से है? बिल्कुल। डायबिटिक पेशेंट्स में 30 to 40% में, इवन विद अ गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं 30 से 40% में। और अगर आपके परिवार में डायबिटीज है, परिवार में चल रही है और किसी को किडनीज इन्वॉल्व हुई हैं, तो आगे जनरेशंस में 70 to 80% चांस होती हैं कि उनकी भी आगे किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। डायबिटीज वर्ल्ड वाइड एज वेल एज भारत में किडनी रोगों का एक मेजर कारण है सबसे। जी, हमने किडनी रोगों की शुरुआत की और डायबिटीज जैसे एक ऐसी कंडीशन की बात की जिसको मैनेज किया जा सकता है, और उसके बावजूद आपने कहा कि 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे ब्लड शुगर कंट्रोल के बावजूद किडनी की समस्या हो सकती है। डॉक्टर अरोड़ा, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि किडनी के और सामान्य रोग कौन से हैं? किडनी रोग में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, सबसे कॉमन तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दो मेन कारण होते हैं। इसके अलावा बहुत सी जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, ग्लोमेरुलर डिजीजेज होती हैं, यूरिन में प्रोटीन जाना, स्टोन्स की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। हार्ट, जो हृदय रोगी होते हैं, उनमें भी धीरे धीरे किडनीज इन्वॉल्व होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप किस जांच को प्राथमिकता देते हैं? क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि साहब क्रिएटिनिन बढ़ गया या ये बढ़ गया। बिल्कुल। तो आप क्या जांचें करवाते हैं? उसमें सबसे पहले तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, बैकग्राउंड क्या है पेशेंट का, कि किस वजह से आए हैं। और जो मेजर जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे, वो सबसे पहला तो यूरिन होता है कि यूरिन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और यूरिन की जांच में क्या आ रहा है। जैसे बोला जाता है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट शुड लर्न टू स्विम इन यूरिन, मतलब यूरिन ही एक रीजन है। और एक ब्लड रिपोर्ट्स में जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम एंड पोटेशियम, इससे मेजर हमें मालूम चलता है कि किडनी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन वगैरह अगर कम रह रहा है, कैल्शियम का, फास्फोरस ज्यादा रह रहा है, तो प्राइमरी जो डिटेक्शन होता है वो यूरिन टेस्ट और ब्लड में क्रिएटिनिन, यूरिया, जिससे हमें मालूम चलता है कि किडनी ग्रसित है। जी, अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, ये क्या है? क्रोनिक किडनी डिजीज हम उसको बोलते हैं कि एक स्टेज पे किडनीज इन्वॉल्व बहुत सारी चीजों से हो सकती है, बट अगर क्रोनिक का मतलब होता है कि अब ये इरिवर्सिबल हो गई है। अगर किसी को भी किडनी बीमारी है और ये रिपोर्ट्स 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं कि ये ठीक नहीं हुए हैं, तो वो क्रोनिक किडनी डिजीज कैटेगरी में आ जाता है। अब इस क्रोनिक किडनी डिजीज के आगे 5 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5th स्टेज ऐसी होती है जिसमें कुछ लोगों में, सब में नहीं, जब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि डायबिटीज पेशेंट्स में भी 30 to 40% किडनी इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हर को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग इसमें मेडिसिन प्रिकॉशंस चलते हैं। ओनली 10 to 20% ही होते हैं जिनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, डायलिसिस की बात आपने की, डायलिसिस वास्तव में है क्या? डायलिसिस एक पद्धति है इलाज की, कि जब ये लगता है कि अब दवाइयां नहीं काम करेंगी, जब किडनीज ऐसी स्थिति तक आ चुकी हैं कि उनको जीवित रहने के लिए कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो बेस्ट होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम बोलते हैं, जिसमें आरआरटी में 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज किडनी ट्रांसप्लांट, सेकंड हीमोडायलिसिस और थर्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट इसमें सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल। अगर किडनी ट्रांसप्लांट किसी वजह से नहीं किया जा सकता है, तब फिर हीमोडायलिसिस पे रहना होता है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। ये एक मशीन के द्वारा खून की सफाई की जाती है। इसमें हफ्ते में 2 से 3 बार आपको आपके आसपास सेंटर पे जाना होता है,
करीब 4-1 घंटे का ये एक सेशन होता है, जिससे एक मशीन के द्वारा एक तरफ से खून बाहर आता है, एक मशीन उसको साफ करती है और वो रिटर्न कर दिया जाता है। ये एक पेनफुल प्रोसीजर नहीं है एंड इस पे भी अगर ठीक से चलें तो सालों साल निकल जाते हैं। तो क्या एक व्यक्ति जो डायलिसिस पर है वो सामान्य जीवन जी सकता है? काफी हद तक सामान्य जीवन जी सकता है। बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं होता है, बट काफी हद तक अगर समय पे चले, पूरे प्रिकॉशंस लें, रेगुलर रहे तो सालों साल निकल जाता है। हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल में अभी इस समय हाईएस्ट 20 साल से एक लेडी है जो पिछले 20 साल से डायलिसिस पे है, और 10 साल से ऊपर तो बहुत होंगे। जी, सीरम क्रिएटिनिन की बात हमने की। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि किसी भी जांच की हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल वैल्यू होती है, और फिर हम बात करते हैं कि बॉर्डर लाइन केस है। तो बॉर्डर लाइन केसेस यदि है तो किस तरह से आम व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा? उसमें ये होता है कि अगर ये बॉर्डर लाइन केस है तो ये क्या 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 कारण है। पहले तो क्रिएटिनिन इज नॉट, ये कोई पॉइजन नहीं है, ये हमें ये बताता है कि किडनी कितना फिल्टर कर रही है। तो उसके कारण को देखना होगा, जैसे कि अगर शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से है तो उसको कंट्रोल करें। खाने पीने में इसमें कुछ परहेज रहेंगे, जैसे कि नमक कम रखना होता है, नमक कम से कम खाएं। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कि ये नमक ना खा के सेंधा नमक या हिमालयन नमक या रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, वो नहीं। नमक ही कम रखना है। खाने पीने में एनिमल प्रोटीन को कम से कम खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। इसमें नॉन वेजिटेरियन फूड इज एसिडिक किडनी पेशेंट्स में, इट्स नॉट एडवाइजेबल जब तक आप डायलिसिस या इन सब पे नहीं है। कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब को फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब एक हद तक अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट पे आते हैं। आपने कहा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जी जी। तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी व्यक्ति एलिजिबल है, या उसके लिए भी पहले आप जांच करते हैं? और किस तरह की जांचें होती हैं? उसमें 3 स्टेप्स में टेस्ट किए जाते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट किया भी जा सकता है या नहीं। फर्स्ट तो अगर कोई ऐसी बीमारी आती है, ज्यादातर में किया जा सकता है, एज पे डिपेंड करता है। ज्यादातर ऐसी कोई एज कट ऑफ नहीं होती, बट 70 साल से नीचे नीचे में जनरली वी एडवाइज। और उसमें जो ये टेस्ट किए जाते हैं, अगर कोई ऐसी बीमारी आती है जिसमें इसको पहले रेक्टिफाई किया जाए, उसके बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें एक बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि करीब 15 से 20 दिन लेते हैं। वो टेस्ट करने के बाद ही इनमें लिया जाता है। अच्छा, डोनर जो है, डोनर का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? डोनर में सबसे अच्छा तो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, उनके भी खूब टेस्ट किए जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में डोनर और रेसिपिएंट बोथ इंपॉर्टेंट होते हैं, बट डोनर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन बीइंग कि वो एक पेशेंट नहीं है। जनरली देने वाले को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। 3rd to 5th डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बट उससे पहले उनके कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें वो हो सकता है फिट नहीं बैठे। ये मैच भी किया जाता है कि कितना अच्छा मैच है, कितना ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर आज की डेट में मेडिकल साइंस में इतना ही एडवांसमेंट है कि मैच ना होने के बावजूद भी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट काफी हाई है। डॉक्टर साहब, हमने आरंभ में चर्चा की थी कि जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, एज हम लोगों की बढ़ रही है, वैसे वैसे और जांचें भी अधिक हो रही हैं, तो एक रोग हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे आमतौर पर किस आयु वर्ग में ये रोग देखने को ज्यादा मिलते हैं? ये रोग किसी भी उम्र में हो सकता है टाइप ऑफ, बट ज्यादातर ये एल्डरली पॉपुलेशन अबव 50 इयर्स में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बट दैट डिपेंड्स ऑन कि टाइप ऑफ किडनी डिजीज क्या है। बट जो कॉमन लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं उसमें ज्यादातर एल्डरली में 40 से 50 साल की उम्र के बाद में। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, हम देख भी रहे हैं कि अल्कोहल का और निकोटीन का, यदि हम बात करें कि धूम्रपान अधिक से अधिक, सिगरेट, बीड़ी, इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तो ये किडनी रोग के लिए कितना घातक है? काफी घातक है। इनफैक्ट ये मोस्ट कॉमन कारण है जो इसके प्रोग्रेशन को सबसे फास्ट करता है। कि केवल एक्टिव स्मोकिंग ही नहीं, पैसिव स्मोकिंग भी इक्वली हानिकारक है। जैसे आप खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपके आसपास स्मोकिंग हो रही है, आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट है कि आप खुद ही स्मोक कर रहे हैं। तो इट्स मतलब ये बहुत ही हानिकारक है। और किसी भी किडनी पेशेंट्स में हमारा फर्स्ट सबसे पहले जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी एडवाइस होती है वो यही होती है कि स्मोक से दूर रहें। डॉक्टर अरोड़ा, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि हमारी जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति किस प्रकार की हो ताकि हमारी जो किडनीज हैं वो स्वस्थ रहें। यही है कि एक हेल्दी लाइफ जिए, फास्ट फूड वगैरह का सेवन कम से कम, वेजिटेबल्स वगैरह लें, एनिमल प्रोटीन्स कम लें। कोई भी आपको शिकायत हो, जैसे पैरों में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, उसको जल्द से जल्द चेक करें, उसको इग्नोर नहीं करें। अनडॉक्यूमेंटेड मेडिसिन लेना, पेन किलर्स खाना, इन सब को अवॉइड करें। अगर आप बीपी पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, तो उसको वेल कंट्रोल रखें।
रखें, समय पे आप इसका इलाज करें, क्योंकि अगर समय पे इसको देख लिया जाए तो ज़्यादातर सारा जीवन निकल जाता है और एक अच्छी लाइफस्टाइल में। तो डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और किडनी रोगों के संबंध में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।